नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान। अभी हम चैप्टर 3 में चल रहे हैं जिसका नाम परमाणु संरचना है, परमाणु की संरचना है। इसमें एक ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से परमाणु की संरचना हुई, किसने, कणादृषि ने, डाल्टन ने, या किस किस तरीके से परमाणु मॉडल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, दिखाया, और कुछ अप्रूव्ड हुए, कुछ अप्रूव नहीं हुए। जिसमें से हम देखते हैं कि 3 वैज्ञानिक का जो परमाणु मॉडल आया उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि परमाणु संरचना मॉडल यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हमें देखना है इस पॉइंट पे। रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल देखना है। उसके बाद नील्स बोर का मॉडल देखना है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें से लास्ट वीडियो में मैंने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बता दिया था आपको कि क्या है। अब इस आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणुविक नाभिकीय मॉडल आज हम देखेंगे। उसने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना परमाणुविक मॉडल किस तरीके से प्रस्तुत किया, क्या प्रयोग किया। तो उन्होंने अल्फा कण से सोने की 0.0004 सेंटीमीटर पतली, सोने की इतने पतली चादर पर बमबारी करके प्रयोग में देखा कि, यानी उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणुविक मॉडल का किस तरीके से प्रयोग किया या उसने क्या प्रयोग में बताया, देखा। तो उसने सबसे पहले क्या लिया, अल्फा कण और सोने की 0.0004 सेंटीमीटर पतली चादर पे बौछार किया, बमबारी किया, यानी उसके ऊपर अटैक किया। तो उसने क्या देखा, तो पहले इसका हम देख लेते हैं कि किस तरीके से किया। मान लीजिए कि ये सोने की चादर है, ठीक है, ये सोने की चादर है, इस तरीके से बना हुआ है। यदि पतली चादर है और वो अल्फा कणों से बमबारी कर रहा है, या सीधे हम कह सकते हैं ये सीधे गई हैं, अल्फा कणों से बमबारी कर रहा है। उसने क्या किया, ये सोने की पतली चादर लिया। इस चादर को हम क्या थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है सोने की पतली चादर लिया और ये है अल्फा कण, ये है अल्फा कण, और ये है सोने की चादर। सोने की चादर मीन्स सोने का प्लेट, 0.0004 सेंटीमीटर का वो प्लेट लिया। प्लेट के ऊपर उसने अल्फा कण भेजा। तो उसने क्या देखा, कि अधिकांश जो है सीधे चले गए, अधिकांश जो अल्फा कण है सीधे चले गए। यानी ये कण हम मान लेते हैं कि ये सीधे चले गए, ये जो कण है ये क्या है, सीधे चले गए, अधिकांश कण सीधे चले गए। यहां समझिए। दूसरा पॉइंट है, कुछ पथ से विचलित हो गए। हम मान लेते हैं कि वो 5 कण ही गए, अल्फा कण, जिसमें से 2 सीधे चले गए, कुछ कण चली गई, और कुछ कण जो है ऐसे अपने पथ से विचलित हो गए। देखिए एक बार फिर से समझेंगे, मैं बता दूं कि ये है पतली चादर सोने की,
ये पतली चादर है, मान लीजिए इस तरीके से पतली चादर है, इसमें मोटा दिख रहा है अलग चीज है, ये पतली चादर है और ये अल्फा कण है, उसने अटैक किया, अटैक यानी उसके ऊपर बौछार किया, छोड़ा, तो क्या देखा कि अधिकांश सीधे, यानी ये वाली देखिए सीधे आ गई, ये जो रेखा है ये अल्फा कण जो है, अल्फा कण जो है सीधे आ गई, ये भी अल्फा कण सीधे आ गई, ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण क्या हुआ, कुछ पथ से विचलित हो गई, यानी यहां से टकरा करके इधर आई है, ये टकरा के इधर चली गई। कुछ कण पन्नी चादर से टकराकर वापस उसी मार्ग पर चली गई, उसी मार्ग पर मतलब ये वाली जो है ये टकरा करके ऐसे चली गई। देखिए ये है अब अल्फा कण, ये है अल्फा कण। तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि हमने जब अल्फा कण से सोने की चादर पे बौछार किया तो देखा कि अधिकांश यानी सीधी चली गई, कुछ पथ से विचलित हो गई, ये वाली है, और कुछ जो है वो कुछ जो है मुड़ गई इधर। यहां से हमने छोड़ा था तो कुछ जो है, कुछ कण पन्नी यानी चादर से टकराकर वापस उसी मार्ग पर आ गई। रदरफोर्ड ने यह प्रयोग किया। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष, यानी उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्या क्या निष्कर्ष बताया, ये जो 3 चीजें हुई उसके बाद उसने बताया कि परमाणु का संपूर्ण आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। जो उसने बताया कि जो चादर थी उसमें जो नाभिक है, यानी जो सेंटर से लौट के आ गई हमारी जो अल्फा किरणें, तो उसमें तो परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन, प्रोटॉन को धन आवेशित बोलते हैं, केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये यदि ऐसा है तो ये इसका नाभिक है, और यदि ये प्रोटॉन है तो ये धन आवेशित है। समझिए आगे, नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना से बहुत कम होता है। नाभिक की आयतन परमाणु की तुलना से बहुत कम होता है। जो परमाणु है उसके नाभिक जो सबसे छोटा ये नाभिक पार्ट है, न्यूक्लियस जो पार्ट है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बताया कि परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। यदि हम इसे परमाणु मानते हैं और ये यदि नाभिक है तो ये इलेक्ट्रॉन माने ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। यदि ये इसको हम मान लेते हैं नाभिक, और इसमें बहुत सारे प्रोटॉन, ये एक पर तो ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, इससे घिरा रहता है। आगे देखते हैं। प्रयोग में उसने और भी चीजें बताई कि प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो हमारा ये वाला जो सीधे गए हैं, ये देखिए ये पूरा है, यहां तक चादर है, ये जो सीधे गए हैं और भी जो कण सीधे गए हैं, तो अधिकांश सीधे चले गए। उसका रीजन है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। आगे देखते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रदरफोर्ड ने यह बताया। आगे देखते हैं। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए। मैं ये बता चुका हूं ऑलरेडी कि कुछ जो है अपने पथ से विचलित हो गए। जो कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण
वापस मुड़ गए। 3 प्रयोग हमने देखा। अल्फा कण का बौछार जो है पतली चादर, सोने की पतली चादर 0.0004 सेंटीमीटर पे किया गया या रदरफोर्ड ने किया, तो 3 चीजें देखा। कुछ किरणें सीधे चली गई, कुछ अपनी दिशा से मुड़ गई या परिवर्तित हो गई, और कुछ एकदम से जाकर के वापस मुड़ गई। उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो केंद्र में स्थित होता है और धनावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं गुजर, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों से जो आवेशित, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से वो नाभिक जो है घिरा रहता है। तीसरा बताया कि जो सीधे अल्फा किरणें चली गई, इसका रीजन ये है कि परमाणु के अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ पद से विचलित हुई, कुछ जो लौट के वापस आई, यानी ये जो किरण थी या ये अल्फा कण जो था, कह सकते हैं यहां से जो लौटा है, इधर से जाके इधर आ गया, कह सकते हैं इधर से गया और इधर आ गया, सीधे लौट गया। वो किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। वो इस अल्फा कण, अरे ये इस परमाणु के द्रव्यमान के कारण जो है टकराकर लौट गए। अब चलते हैं उदाहरण प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या हो सकता है। यदि ये पेन लेते हैं, पेन को हम छोटे छोटे पार्टिकल में बांटते हैं, परमाणु की स्थिति तक पहुंचते हैं, और यदि परमाणु के ऊपर जो स्थिति या परमाणु के ऊपर हम यदि अल्फा कण की बौछार करते हैं, तो जो लौटा वो उसका रीजन बता रहा है कि द्रव्यमान के कारण। मतलब ये है कि इसका छोटा से छोटा जो पार्टिकल होगा, कण होगा, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। चलिए आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणुक मॉडल की आलोचना। रदरफोर्ड ने जो परमाणुक मॉडल दिया उसकी आलोचना हुई। वैज्ञानिकों ने आलोचना मतलब कि उसका मतलब प्रूफ नहीं कर पाया, या उस तरीके से हमने बोला नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, इस टाइप से आलोचना करना कहलाता है, यानी उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास करना। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणुक मॉडल की आलोचना देखते हैं क्या हुआ। ये बोलते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणुक मॉडल की आलोचना अन्य वैज्ञानिकों ने की तथा बताया। जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने भी प्रयोग किया या कर रहे थे, और रदरफोर्ड के परमाणुक मॉडल को अप्रूवल माना गया, बोले हाँ ठीक है। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, बोला नहीं ये सही नहीं है, इसको भी हम दिखाते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, यानी गलतियां छाटें। तो कुछ वैज्ञानिकों ने, अन्य वैज्ञानिकों ने की तथा बताया क्या कि परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। रदरफोर्ड ने बताया था कि ये जो यदि ये प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, और ये चक्कर लगा रहे हैं, तो यदि कंटिन्यू चक्कर लगाते रहेंगे तो इनका एनर्जी खत्म हो जाएगा, और ये भी आकर के इसी प्रोटॉन यानी धनावेशित और ये ऋणावेशित है, तो ये भी इसी के पास में आकर के गिर जाएगा, यानी नाभिक में ही गिर जाएगा। ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ये प्रूफ नहीं हो पाया। यदि ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। थर्ड वैज्ञानिक नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल क्या दिया? रदरफोर्ड मॉडल की कमियों के दूर करने का समझ तथा दूर करना, यहां तक है। देखिए, ये समझिए, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को
दूर करना। कमियों को दूर करना। नील्स बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। परमाणु का उसने बताया, क्या बताया? परमाणु का समस्त था द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में होता है। देखिए क्या बोला है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करना। उसने रदरफोर्ड की जो मॉडल था उसके कमी को दूर किया और बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में होता है। उदाहरण देखिए, ये है, यदि ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो इसका समस्त द्रव्यमान जो है इसी पे निर्भर है। यानी सब जो नाभिक है, प्रोटॉन धन आवेश जो है वो इसी पे निर्भर है, का मतलब इसी के बराबर है। इसी से हम देख सकते हैं कि कितना है भार में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं, ये है प्रोटॉन, यदि ये है तो ये है प्लस मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो इसका भी फार्मूला होता है, एक फार्मूला आगे मैं तो बता, पहले ये समझिए। ये यदि प्रोटॉन है या फिर नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा जो ये कक्षा 1 हो गया, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं, मैं इस फार्मूला अगले लाइन से समझेंगे। तो इसने क्या बताया पहले कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, स्थिर अथवा अचर कक्षा में घूमते हुए। स्थिर अथवा अचर कक्षा मतलब एक तो स्थिर रहेंगे, अचर मतलब अचल। अचल भी हम कह सकते हैं जो रुके ना, चलता रहे, कभी ना रुके, उसका कोई अंत ना हो। जो इस प्रकार से ये जो राउंड है, कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षा में, कक्षा 1 में 2, कक्षा 2 में 8, कक्षा 3 में 18, ये कंटिन्यू जो है कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं, स्थिर भी है और जो है एक निश्चित कक्षा में अचर, बिना हरे थके, बिना एनर्जी खत्म किए हुए कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं परमाणु के जो नाभिक है उसके चारों तरफ, और नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं। बताया कि प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल में उसने ये बताया कि प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किस निश्चित संख्या तक? तो इसका फार्मूला होता है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्ष में या प्रत्येक कक्षा में, ऐसे लिख सकते हैं आप।
प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फार्मूला होता है प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी 2n²। n जो है कक्षों की संख्या है। n जो है कक्षों की संख्या है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये इस पे पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और जब आएंगे तो आप दिमाग में एकदम सीधे ये फार्मूला यदि आपको याद रहेगा 2n², पूछेगा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नाभिक के चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के दूसरी कक्षा में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यदि आपको ये फार्मूला याद है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल 2n², जहां n कक्षों की संख्या है, वहां जैसे ही फार्मूला लगाएंगे आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका उदाहरण के तौर पे देखते हैं। देखते हैं क्या है, कितना हो सकते हैं। तो चलिए पहली कक्षा की हम बात करते हैं। हम जो है फर्स्ट कक्षा की बात करते हैं। फर्स्ट कक्षा, पहली कक्षा में, पहले कक्ष में 2n², 2n² फार्मूला है n इक्वल टू क्या है 1। पहले कक्षा मतलब n इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो फर्स्ट कक्ष में, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो होते हैं, दो घूमते हैं। दूसरे कक्षा में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। दूसरे कक्षा में 8 रहते हैं। तीसरे कक्षा में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18। इसी तरह से बढ़ता जाएगा 10 20, ये जितने भी कक्षा हम चक्कर लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसी का, समझिए ये यदि नाभिक है और तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा में 18, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो है तीसरी कक्षा में देखते हैं कितना हो गया 18 होना चाहिए। तो 18 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 कह सकते हैं। ये 17 थर्ड कक्षा में 18 होंगे। देखें यहाँ पे फोर्थ कक्षा में कितने हो जाएंगे, देखिए तो फोर्थ कक्षा में 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32। जो चौथा कक्षा होगा इसमें 32 जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये था नील्स बोर का नियम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये याद रख लीजिए, पक्का इससे क्वेश्चन आएंगे कि इस कौन से कक्षा में कितने चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। अब आगे हम बढ़ते हैं कि परमाणु संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है। परमाणु संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है। बोला है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। देखिए क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु संख्या होती है।
अब पूछ रहा है कि परमाणु संख्या क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। इंडिकेट किससे करते हैं? जेड से। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है, या फिर परमाणु संख्या क्रमांक, दोनों सेम ही है। क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड जो होता है प्रोटॉन की संख्या धनावेशित प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, या जितने प्रोटॉन हैं वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक। जस्ट ये एक चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या सारे इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अभी तक हमने पढ़ा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या है परमाणु क्रमांक। अभी यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये द्रव्यमान संख्या है। तो देखते हैं, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या p प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n। द्रव्यमान को यदि हम a से डिनोट करते हैं तो a इक्वल टू p प्लस n, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन A जो है द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? वो जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के होता है। अब हम कोई एक ले लेते हैं डिजिट, या कोई हम एलिमेंट लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए C6, यहां पे लिखा है 14, C6 और ऊपर लिखा है 14। इसमें देखते हैं नीचे जो होता है वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये ध्यान देने योग्य बात है, आपको समझना है। ये यहां पे मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन इससे ऐसा आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे देखिए। ये होता है C6, ऊपर लिखा है 14, तो जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन आएगा कि C6 14 में परमाणु कितने हैं? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन क्या बोलता है? परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक संख्या होगा वो प्रोटॉनों की संख्या होगा। तो ये 6 होगा जो इसमें है प्रोटॉन। आप कह सकते हैं आप जो देख रहे हैं ये जो 6 है वो क्या है? प्रोटॉन है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि C6 14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है या ऋणावेश कितना है? तो आपको सीधे देखना है कि प्रोटॉन संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक इक्वल टू परमाणु संख्या। ये चारों बराबर हैं। तो जब भी क्वेश्चन है नीचे वाले जो है सारे बराबर है। अब पूछता है कि द्रव्यमान संख्या दे दी आपको, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या।
तो द्रव्यमान संख्या है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि C6H14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर होते हैं, तो हर एलिमेंट में बराबर नहीं होते हैं। यहां पे देखते हैं, यहां पे बोला कि C6H14 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोल दिया। तो हमने फार्मूला क्या देखा कि द्रव्यमान संख्या यहां पे देख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को यदि हम A से डिनोट करते हैं तो A इक्वल टू P प्लस N, ठीक है, P प्लस N। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, P A माइनस P। गणित भी जानना जरूरी है, साइंस पढ़ते हैं तो आपको गणित जानना जरूरी है, इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप गणित नहीं जानते हैं तो निश्चित ही आप साइंस नहीं जान पाएंगे। तो आप साइंस के साथ साथ गणित भी पढ़ते रहिए और इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। यहां पे देखते हैं n इक्वल टू पूछा है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। फार्मूला ये है कि A इक्वल टू P प्लस N, तो n इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। तो यहां पे अब देखते हैं A मतलब ये 14 जो है A है और 6 जो है N है, 6 जो है N है। तो यहां पे लगा लीजिए आप फार्मूले को, आप n इक्वल टू A 14 माइनस P 6 इक्वल टू 8 जो है न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। आपका C6 यहां पे देख लेते हैं, C6H14 में न्यूट्रॉन जो होंगे 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होगा और प्रोटॉन भी 6 होगा। क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का लिखा हुआ कि C1945 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, या फिर पूछ सकता है कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। तो ये वाला फार्मूला यदि आपको याद है तो आप निश्चित ही, या ये दोनों बातें आप ध्यान से मेरी बातें सुने होंगे, तो निश्चित ही आप सीधे साधारण तरीके से आप निकाल सकते हैं। आएगा ऑप्शन, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट से लेकर के लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले एक बार लेकर के, और जब ऐसा क्वेश्चन आए आपके ध्यान पे आए, आप सेम टाइम याद रखेंगे और इसी फार्मूले पे लगा करके आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है आयनों का बनना। आयनों का बनना यानी जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो किस तरीके से आयन में परिवर्तित होते हैं, या कह सकते हैं किसी दूसरे तत्व में इस तरीके से परिवर्तन होते हैं, प्लस माइनस, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर उधर जब जाते हैं तो क्या होता है, तभी आयन बनते हैं। आयन कैसे बनते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ, या फिर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, या फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन उधर से आ गया। दो है, एक रिसीवर होगा और एक जो होगा ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर मतलब देने वाला, रिसीवर मतलब लेने वाला, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एक सप्लायर और एक रिसीवर। तो आगे देखते हैं ये क्या बोलता है। परमाणु जो है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां पे देखते जाइएगा तो देख सकते हैं कि ये क्या बोला, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि ये नाभिक है या ये कोई तत्व है तो कह सकते हैं कि यदि इसके अंदर ये प्रोटॉन है, यहां पे प्रोटॉन है, तो जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके अंदर प्रोटॉन है वो यदि 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। समझिए ध्यान से, फिर से क्या बोल रहे हैं कि ये यदि कोई परमाणु है तो इसमें जो नाभिक में या जो जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, यानी प्रोटॉन 20 है प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसलिए परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। कोई भी एक कण जो है ले लेंगे वो विद्युत उदासीन ही होगा, उससे इलेक्ट्रिक पास ही नहीं होगा जब तक कि हम किसी दूसरे के साथ उसका क्रिया प्रतिक्रिया न कराएं, जब तक कि हम इलेक्ट्रॉन इधर उसका उधर और इसका उधर न करें। आगे देखते हैं। तो विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेश हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। यानी देखिए क्या बोल रहा है ये पूरे कहानी, ये कह रहा है कि यदि विद्युत उदासीन है, परमाणु है विद्युत उदासीन है, उस पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। आगे की कहानी में यह है, बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित ऋण आवेश यदि यहां से दूसरे प्रोटॉन पे चला गया, दूसरे प्रोटॉन के पास कहें या फिर दूसरे परमाणु के पास चला गया, तो क्या होगा, यहां से एक की कमी हो जाएगी और दूसरे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो जहां से गया है वहां पे धन प्लस ज्यादा हो जाएंगे। अब चलते हैं इस उदाहरण से समझेंगे कि यदि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, मानते हैं 4 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं और इसमें भी, और इसके अंदर 8 जो है प्रोटॉन है, P+ है और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए समझिए, ये एक्चुअली 2 8 का रेशियो है, बट यहां समझिए इस एक लाइन से समझेंगे तो ये क्या होगा कि 8 प्रोटॉन है, 8 चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। दूसरा हम परमाणु लेते हैं, सेम ले लेते हैं, यदि दूसरे कोई अन्य सीरीज का ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा लिया यहां पे, तो इसके अंदर जो है 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, और या कह सकते हैं यहां देखिए, ये यदि यहां पे 10 प्रोटॉन है तो इसके चक्कर भी लगाएंगे 10। हम समान भी ले सकते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का भी ले सकते हैं, या फिर हम 10 का ले सकते हैं, 12 का, अलग अलग भी ले सकते हैं। ये दोनों परमाणु हैं, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। अब दोनों उदासीन है, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन ही सफर करता है, इलेक्ट्रॉन ही एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे जाता है या उनमें जाके मिलता है। आगे देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो
एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इसमें मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जाकर के इसमें मिल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 7। क्या था, 8 प्रोटॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे थे, या 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे थे। अब क्या हुआ कि 8 में से एक उधर चला गया, उधर 11 हो गया और ये 7 हो गया, तो यहां से इधर गया, तो अब क्या होता है, यहां पे प्लस ज्यादा बच गया, प्रोटॉन कितना बच गया देखते हैं, प्रोटॉन जो है 8 बच गया, और इधर देखते हैं प्रोटॉन 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 11 हो गया और प्रोटॉन जो है 10 है, प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। अब देखना है कि जो कौन सी संख्या किसकी ज्यादा है, इसमें देखते हैं। तो यहां पे चूंकि प्रोटॉन ज्यादा है, धन आवेश ज्यादा है, इसलिए यह धन आवेशित होगा, यानी प्लस होगा, और यहां पे चूंकि ऋण यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये ऋण आवेशित होगा, यानी माइनस होगा। तो जब आप बैटरी देखते हैं जिसमें एक प्लस एक माइनस लिखा रहता है, कहानी यहीं से चालू होती है, सिंपल सी बात है। अभी भी आप नहीं समझे तो एक बार फिर से बता देता हूं कि 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था, यहां चक्कर भी 8 और 10 मार रहे थे, इसमें से एक उधर चला गया, वही 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ये रह गया 7 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 8 प्रोटॉन उधर गया। तो आपने देखा कि ये ऋण आवेशित है, ऋण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, यहां पे देखा कि आपने प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, तो ये धन आवेशित है, ऋण आवेशित, तो प्लस माइनस बैटरी का। अब यही उल्टा हो जाता तो क्या होता, उल्टा हो जाता तो क्या होता, अब आप देखिए उल्टा होता, यदि ये इधर आ जाता एक, तो ये ऋणावेशित हो जाता, ये ऋणावेशित हो जाता, और ये धनावेशित हो जाता, तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। तो आपने देखा होगा टार्च का बैटरी जो सेल हम लगाते हैं तो एक बाहर की तरफ निकला रहता है, ऐसे रहता है टार्च बैटरी का सेल जो होता है, आपने देखा होगा ये ऐसे निकला रहता है, ठीक है, और यहां थोड़ा सा पतला सा, कह सकते हैं यहां राउंड शेप में अंदर की तरफ रहता है, ऐसा निकला रहता है, ठीक है। तो इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है, वो यही वाली कहानी है, आगे प्लस पीछे माइनस, फिर आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थात अर्थात जो है परमाणु धन आवेशित हो जाएगा, अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित धनावेशित या ऋणावेशित होता है। जैसे बता दिया कि उसके निकलने से ही हमें पता चलता है कि कौन धनावेशित हो रहा है और कौन ऋणावेशित हो रहा है, कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं, जिसे आयन कहते हैं, ठीक है। तत्वों की संयोजकता देखते हैं, तत्वों की संयोजकता देखते हैं, तत्वों की संयोजकता देखते हैं। तत्वों की संयोजकता क्या कहलाती है, किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो दर्शाती है उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। आपने क्या देखा, संयोजकता क्या है कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो दर्शाती है उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। तो उदाहरण के तौर पे H प्लस Cl इक्वल टू HCl, समझे, यहां पे कितना है, एक है,
वो जो क्लोरीन है Cl जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के एक अणु से संयोग करता है, संयोजकता करता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का हम H+O नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं H2+O = H2O। पानी के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आपने क्या देखा कि यहां पे हाइड्रोजन के दो अणु से यह संयोग किया। तो यही संयोजकता होता है कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। तो ऑक्सीजन 2 से, कार्बन 4 से, ये फलाना Cl1 से, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बताते जाएंगे। तो चलिए हम इतना ही आज देखें। आगे हम आपको बताएंगे कि समस्थानिक क्या होता है, किस तरीके से हम समस्थानिक को पहचानेंगे, क्या नाम रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या क्या हम पढ़ें, और उसके बाद हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। वो जो 20 क्वेश्चन होंगे जो मैंने ये लेक्चर दिया या जो आगे कुछ पढ़ाऊंगा उन्हीं में से रहेंगे। यदि आपने मेरे फार्मूले जो मैंने बताया, मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, तो उस 20 क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। आप निश्चित ही 20 में से 20 क्वेश्चन हल करेंगे। और आगे जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे, आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं, नवोदय CHS सैनिक स्कूल का, उसमें से यदि उन 20 के अलावा और किसी अन्य तरीके का क्वेश्चन परमाणु संरचना से आता है, तो आप यदि इतना पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप पक्का उसका आंसर करेक्ट बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।